माइनस कर देंगे। चलिए अब फटाफट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक में से माइनस कर देते हैं। कौन सी प्राइस? सीपी। सीपी क्या है हमारे इस क्वेश्चन की? पॉइंट नंबर 4 की 5000। 5000 कैश में से माइनस कर दिया। अब 8000 उसकी एसपी है, बेचा है ना, सॉरी स्टॉक में से माइनस करना। स्टॉक बिक गया, स्टॉक में से 5000 माइनस कर दिया और कैश कितनी आई है? 8000। 8 आई है ना, 8000। यस सर, 8000। अब आप देखिए, जितना गया उतना नहीं आया। देखिए 5000 का स्टॉक गया और 8000 रुपये आया, 3000 आपको बढ़कर मिला है। 3000 अब देखिए 5000 माइनस किया, 5000 रुपये गया और 8000 का सामान आया, मतलब आपको 3000 रुपये एक्स्ट्रा मिला। इसको प्रॉफिट कहते हैं। कहाँ जोड़ देंगे? कैपिटल में। ये वाला किसी को समझ में आया? कोई ऐसा भी इसको ट्रीटमेंट नहीं समझ में आया? सिंपल सा ट्रीटमेंट है। सर फोर्थ वाला फिर से बता दीजिए। बता दे रहे हैं। 5000 रुपए का स्टॉक हम बेच रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम 5000 के स्टॉक बेच रहे हैं, तो स्टॉक में से गया कितना? 5000 रुपये। और कितने का बेचा है हमने उसको? लिखा हुआ 8000 में। 8000 का। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब देख लो फायदा हुआ कि नुकसान। 5000 गया और 8000 आया, तो 3000 का फायदा दिख रहा फायदा है, हुआ। तो कैपिटल में जुड़ गया। नुकसान होता तो कैपिटल में से माइनस कर देते। हटा। ठीक है। यस सर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 180 + 8 188। 30 - 5 25। 2 लाख + 3000 2,03,000। पांचवा पॉइंट क्या है? वापस से गुड्स बेचना है। यस सर। गुड्स बेचा गया, कॉस्टिंग 10,000 है क्रेडिट और पे। बेचा गया क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जब बेचते हैं तो डेटर आता है, या देखिएगा यहाँ पर बता दे रहा यस सर बताएं हूँ। चलिए। क्रेडिट में जब हम लोग बेचते हैं तो क्या होता है, देखो। जब हम क्रेडिट में बेचते हैं तो क्या होता है? स्टॉक जाता है, डेटर आता है। मतलब डेटर क्यों आएगा? क्योंकि हम उधार में बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। खरीदते तो कौन आता? क्रेडिटर। बेचने से कौन आता है? डेटर। अच्छा, क्रेडिटर क्या थी हमारी? क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी थी, तो डेटर हमारी एसेट्स है। ये भी याद रखना। हमने जब एसेट्स की कल लिस्ट बनाई थी उसमें भी हमने लिखा हुआ है, दिखा देते हैं आपको। देखिए लिस्ट में है कि नहीं डेटर का नाम? ये है ना। यस सर। डेटर हमारी एसेट्स और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी। अब क्या हो रहा है? फिर से बेचने जा रहे हैं। आइए बेचेंगे तो क्या होगा? बेचेंगे तो वापस से वही होगा जिससे पहले हुआ था। कैश आएगी। कैश वाला, कैश में नहीं बेचा ना, उधार में बेचा है। उधार में बेचने से क्या होता है बताओ? ये सॉल्व कर रहे हैं हम। उधार में बेचेंगे तो क्या होगा? स्टॉक गया, लायबिलिटी। स्टॉक गया, डेटर आया। डेटर आया, और फायदा होगा या नुकसान अभी देखा जाएगा। स्टॉक में कौन सी प्राइस दिखाते हैं? सीपी। तो फिर डेटर में कौन सी दिखाएंगे जो बच गई? एसपी। प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो जोड़ देना और लॉस होगा तो घटा देना। अब चेक करते हैं कि क्या हुआ है। अमाउंट भी यही लिख देते हैं समझने के लिए। कितने का गुड्स बेचा? 10,000 का। कितने में? 12,000 में। तो स्टॉक में से 10 माइनस करो, डेटर में 12 प्लस करो। अब बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? 10 का सामान 12 में बिका, फायदा हुआ। तो कहाँ जोड़ेंगे? कैपिटल में। चलिए 1 बाय 1 स्टेप करते हैं। पहला काम, स्टॉक में से 10 माइनस करो। जब कंफ्यूजन हो जाए या इस तरह का डाउट रहे तो पहले बाहर रफ में मेरी तरह करके उसके बाद शुरुआत में, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो इसलिए एरर बहुत सारे हो सकते हैं।
स्टॉक में से माइनस करेंगे 10। कोई आने वाला है इस क्वेश्चन में? डेटर नाम की एक नई एसेट्स आने वाली है। चलिए डेटर के सामने कितना लिख देंगे? 12। अब बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। 2000 का प्लस कर दो कैपिटल में, बाकी जगह पे 0। 188 25 में से 10 चला गया, 15 का स्टॉक बचा, 12,000 का डेटर आ गया, 2,03,000 प्लस 2,000 2,05,000। अब क्या बचा? अब देखिएगा जरा पॉइंट नंबर 6, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं, कितना निकाल लिए? 8,000। जब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो क्या होता है? कैश भी जाती है और कैपिटल भी जाती है। कैपिटल भी जाती है। निकाल लेंगे कितना? 8। वन 80 15 12 197। आप किसी भी स्टेप पर ये चेक कर सकते हैं कि आप गलत हैं या सही हैं। हमने तरीका आपको बताया था प्लस करने वाला। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। हाँ, तो किसी भी स्टेप पे अगर आप चेक करेंगे तो दोनों तरफ अमाउंट आपको इक्वल आएगा। 7th वाला पॉइंट क्या है? परचेज मशीनरी ऑन फॉर कैश 20,000। मशीनरी को कैश में खरीदा गया। मशीन खरीद रहे हैं मतलब एक नई एसेट्स को ला रहे हैं ना। यस सर। फिक्स्ड एसेट्स ना। एक नई एसेट्स आ रही है तो मशीनरी को कहाँ लिख देंगे? बगल में एसेट्स, जहाँ जितनी लिखी जा रही है उसी के बगल में एक और एसेट्स लिख देंगे, मशीनरी, है ना। यस सर। कितने की खरीदा? 20,000। और कैश में खरीदा है तो कैश चली जाएगी। वन 180 में 20 और खर्च हो गया, 160 बचा। 15,000 12,000 20,000 197,000 और लास्ट आपका 10,000। अब चेक कर लेते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इसको कहते हैं फाइनल इक्वेशन। अब हम आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा दें इसी में। बैलेंस शीट जब क्वेश्चन में आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन आपका है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट, तो इसी के साथ हम लोग ना बैलेंस शीट भी सीख लेते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो इसमें ना कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर बैलेंस शीट बनाने क्वेश्चन आ गया तो चेक नहीं करना पड़ेगा। तो पहले देख लो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। इसमें 4 कॉलम होता है। पहले कॉलम का नाम होता है लायबिलिटीज, दूसरे कॉलम का नाम होता है अमाउंट, तीसरे कॉलम का नाम होता है एसेट्स और चौथे कॉलम का नाम होता है। अब देखो ध्यान से देखिएगा। एसेट्स है ये आपकी, ये एसेट्स। अब कितनी कितनी एसेट्स है देखिए, एक कैश है, दूसरा स्टॉक, तीसरा डेटर और चौथा मशीन। और हम एसेट्स को एसेट्स के नीचे लिख दें। कौन कौन सी एसेट्स है जो आई है आपके क्वेश्चन में? कैश, स्टॉक, डेटर, मशीन। यहाँ लिख देंगे कैश, स्टॉक, डेटर और
मशीनरी। अमाउंट कहाँ से लिखेंगे? अमाउंट ये देख रहे हैं, लास्ट वाला अमाउंट, लास्ट वाला जो फाइनल इक्वेशन है, देख रहे हैं ना, ये 160, 15, 12, 20 दिखा, Yes, sir. जो लास्ट वाला अमाउंट है यही अमाउंट लिखना है यहाँ पर, फाइनल वाला। तो कैश फाइनली कितनी हुई है? 160, और स्टॉक फाइनल कितना है? 15, 15,000. डेटर 12, और चौथा है मशीन 20। अब लायबिलिटीज की बात करते हैं, लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज कितनी दिख रही है? देखिए ये दोनों लायबिलिटीज का पार्ट है, कैपिटल और लायबिलिटी दोनों लिखना है। लायबिलिटी पूरी लायबिलिटी होती है, कैपिटल और लायबिलिटीज, तो इसको यहाँ लिखना है। कौन है लायबिलिटीज के बगल में? क्रेडिटर। हेलो, तो कैपिटल हो गई, और दूसरा नाम हमने क्या बताया था? क्रेडिटर। ये देख रहे हैं ना, ये कौन सा अमाउंट लिखना है, लेकिन अमाउंट जब लिखेंगे तो कौन सा वाला लिखेंगे? लास्ट वाला। और लास्ट में कितना आ रहा है? 197, और इधर आ रहा है कितना? 10। कुछ करना नहीं, बस लास्ट में आपको अमाउंट लिखना है। अब आपको चेक कर लेना है दोनों को जोड़ करके, अपने आप इक्वल हो जाएगा तो सही है, गलत है। 197 + 10 कितना हो जाएगा? 2,07,000। इधर का टोटल करते हैं, 160 + 15, 175, 12, 187 और 20, 2,07,000 आ रहा है। दोनों तरफ आ गए इक्वल, मतलब सही है। इसको बैलेंस शीट कहते हैं, ऊपर लिख देना है यहाँ पे, बैलेंस शीट। ये एग्जाम में जब पूछा जाएगा, यानी जब आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा तभी आपको बनाना है बैलेंस शीट, वरना क्वेश्चन तो आपका यहीं पर खत्म हो चुका है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब लिखा रहेगा, जैसे इस तरह से लिखा रहेगा कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट, तभी आपको बनाना है, अदरवाइज बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। और वैसे चेक करना तो आप अपना रफ लिख के चेक कर सकते हैं, बट बैलेंस शीट बनाया तो आपको रफ में चेक करने की जरूरत ही नहीं। बैलेंस शीट बनाएगा तो बस बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत है कोई? समझ गए कैसे बैलेंस शीट बनेगी? सिंपल है बिल्कुल। बैलेंस शीट बनाने के लिए आप देख लेना कौन कौन सा नाम आ रहा है, सारे नाम लिख देना। ये इधर का नाम पूरा एसेट्स है, और याद रखना ये चेंज मत कर देना, लायबिलिटी पहले लिखी जाती है और एसेट्स बाद में। अगर एसेट्स पहले लिख दिया और लायबिलिटी बाद में लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा, फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा। बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट है। ठीक है,
कोई दिक्कत इसमें बताएं? नोट कर लिया है आप लोगों ने सोल्यूशन? यस सर। हो गया आयत सर। आयत तुमने नोट किया? दिव्यांशु तुम्हारा हो गया? सर 1 मिनट रुक, सर 1 मिनट रुक जाइए, कर रहे हैं। तुम किए नहीं यस क्या? सर हो गया। कर लो जल्दी से नोट करो। दिव्यांशु तुमको आ गया? कैसे लगेगा? यस सर। और स्मिता तुमको आया? यस सर। कोई दिक्कत बोलो। वैष्णवी आ रहा है ना? यस सर। आज हम लोग के टोटल कितने पॉइंट्स हो गए हम लोगों ने लगाया? 5 कल पढ़ा था और आज 4 ना, 4 नए पॉइंट सीखे हैं, तो टोटल हो गए 9। अब ज्यादा बचा नहीं है इसमें, 3 4 5 6 पॉइंट्स और हम कराएंगे आपको पूरा 15 16 तक। बट एग्जाम में जो आने वाले पॉइंट्स हैं वो लगभग हम लोगों ने कवर ही कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे जो थोड़ा टफ क्वेश्चन होते हैं। अभी तो फिलहाल शुरुआत है, अभी तो हम लोग देख रहे हैं बेसिक क्वेश्चन। पहले आप पूरा फॉर्मेट समझ लो, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन इसका लगाएंगे, टिपिकल क्वेश्चन जो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, बट इस प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर वो भी खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम। सर इतना ही सारा क्वेश्चन आता है सर एग्जाम में? कितना? जैसे आप दिए हैं सर। हाँ इसी टाइप का आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा सेम। जो हम लिखवाएंगे या जो हम नोट्स में लिखवाएंगे उसके बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। हम आपको पढ़ाएंगे पूरा, बट एग्जाम में उतना नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। हम बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं कौन से नहीं। प्रोसेस आप पूरा समझिए, बट एग्जाम में आप लोगों के बहुत लाइट क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। और ना ही उतना पढ़ाया जाएगा, जितने पॉइंट्स हम पढ़ाएंगे वो सारे, बहुत सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाए भी नहीं जाएंगे, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी। तो अब जानो सब, करना आप वही जो एग्जाम में आ रहा है। हो गया? यस। चलिए अब इसको लगाइएगा, इससे रिलेटेड आज हम 2 क्वेश्चन देंगे इसी से रिलेटेड, जिसमें बैलेंस शीट भी बनाना है, और आपको बैलेंस शीट बना लीजिएगा और देखिएगा कि फिर उससे रिलेटेड आपको टॉपिक आया कि नहीं आया। नहीं आएगा तो फिर कल हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि जो नहीं आया, अगर नहीं आया तो इसको लगा देंगे हम यहाँ पर, और अगर आ गया होगा तो बात ही अलग है। ठीक है, पॉइंट्स हम लोगों ने 9 पॉइंट्स कवर किए हैं। तो ये 9 पॉइंट्स कौन कौन से थे? पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जहाँ कैश आएगी, कैपिटल आएगी। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, जब गुड्स खरीदेंगे कैश में तो स्टॉक आएगा और कैश जाएगी। फिर हम गुड्स को उधार में खरीदेंगे तो स्टॉक आएगा और क्रेडिटर आएगा। जब हम कोई खर्चा करेंगे तो कैश जाएगी, कैपिटल जाएगी। जब कोई इनकम पाएंगे तो कैश आएगी और कैपिटल आएगी। उसी तरीके से आज नया पॉइंट क्या सीखने को मिला कि हम गुड्स को कैश में बेच रहे हैं तो स्टॉक जा रहा है, कैश आ रही है। और तीसरा पॉइंट क्या था? प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड कर देंगे और लॉस हुआ तो कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे। गुड्स को क्रेडिट में बेचेंगे तो क्या होगा? स्टॉक जाएगा और डेटर नाम की एक नई एसेट्स आएगी। और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, अगर हम पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो कैश जाएगी और कैश कैपिटल जाएगा और कैपिटल आएगा। और किसी भी एसेट्स को खरीदेंगे तो एसेट्स आएगी और कैश जाएगी। और ये क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने लास्ट में बैलेंस शीट भी बना करके इसको कंप्लीट किया।
क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आज, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप उसको लगाइएगा और देखिएगा कि फिर आपको क्या इसमें आया क्या नहीं आया। कल हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो क्या पढ़ा था लास्ट में हम लोगों ने? डिफरेंस बिटवीन ना, यस सर। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल, है ना। और माइक्रो क्या होती है? मैक्रो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। चलिए अब ये कल का टॉपिक था, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? Economic problem, problem of choice making arising out of limited means and unlimited funds। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइजिंग आउट ऑफ लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है, किस चीज की प्रॉब्लम है? चॉइस की। अराइजिंग आउट ऑफ लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। मीन्स का मतलब क्या होता है? मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। अब हम पढ़ क्या रहे हैं टॉपिक? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्यों आती है, मतलब हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, क्यों बिना प्रॉब्लम के हम नहीं रह सकते? सुनिए, किस चीज की प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? चॉइस की, सिलेक्शन की। मतलब कहां से उठ करके आती है ये प्रॉब्लम? लिमिटेड मीन्स और अनलिमिटेड वांट्स। मीन्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं वो रिसोर्सेज हैं। प्यास लगी है, पानी हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है, पानी रिसोर्स है हमारा। सामान खरीदना है, पैसा हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है, पैसा हमारे लिए रिसोर्सेज है। भूख लगी है, खाना हमारी जरूरत को पूरा करना है, खाना हमारे रिसोर्स है। धूप लग रही है, घर हमारे लिए छाव बना रहा है, घर हमारे लिए रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज का मतलब होता है दोज थिंग्स विच सेटिस्फाई अवर वांट्स।
वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करे वो रिसोर्सेज हैं। अब जो रिसोर्सेज हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं वो किस नेचर के हैं? लिमिटेड। वो लिमिटेड नेचर के हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं है। और हमारी हाँ, जरूरतें कैसी हैं? अनलिमिटेड। 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 हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड है, मतलब हम अपनी ज़रूरतों को रोक नहीं सकते, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं। और हम एक ज़रूरत को पूरा करते हैं तो दूसरी ज़रूरत तैयार हो जाती है। मिस्टर राम है, यानी राम एक लड़का है। राम एक लड़का है और इसकी ये, अब जैसे कि कैसे ज़रूरत को क्रिएट किया जाता है। राम एक लड़का है और जो डेली स्कूल जाया करता है, तो स्कूल क्योंकि वो पैदल जाया करता है, उसके पास किसी भी तरह का रिसोर्सेज नहीं है, मतलब साइकिल वगैरह नहीं है। तो राम स्कूल के लिए निकलता है और राम स्कूल जा रहा होता है। स्कूल जाते वक्त उसको जो है रास्ते में बहुत सारे बच्चे, उसके जो फ्रेंड वगैरह होते हैं, वो साइकिल से जा रहे होते हैं, जो कि उससे काफ़ी तेज़ी से निकल करके स्कूल पहुंच जाते हैं जल्दी। और राम अक्सर स्कूल में लेट हो जाया करता है क्योंकि वो पैदल जाता है, वॉक वॉक करके। राम को बड़ा बुरा लगता है जब वो डांट खाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि राम स्कूल लेट पहुंचा, जिस वजह से उसको पनिशमेंट मिली, और जिसके बाद वो घर जब लौटा तो वो काफ़ी नाराज़ हो गया अपने फादर से। और पापा से कहने लगा कि पापा, आप क्या चाहते हैं कि हम रोज़ इसी तरह स्कूल लेट पहुंचे और हम पनिशमेंट दें? अब आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। उनके फादर ने बोला, क्यों, ऐसा क्या दिक्कत आ गई? तो बताने लगा कि मुझे पनिशमेंट मिलती है और इस तरह की दिक्कत आती है जिसमें मेरी इंसल्ट बहुत होती है। तो हम नहीं चाहते कि मेरी आगे इंसल्ट हो, तो आपको मेरे लिए सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और सोल्यूशन ये है कि आपको मुझे साइकिल दिलानी पड़ेगी। यानी वो जिद करने लगा अपने फादर से कि पापा, आपको मुझे साइकिल दिलानी पड़ेगी। राम के फादर ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें साइकिल दिलाने को तैयार हैं। और राम के फादर ने राम को साइकिल दिला दी। भाई राम के फादर ने राम को साइकिल दिला दी, और राम साइकिल लेने के बाद काफी खुश हो गया, और वो सोचने लगा कि अब वो स्कूल बड़े आराम से जा पाएगा, इजली जा पाएगा। और वो स्कूल इजली जाने भी लगा। राम स्कूल जाने लगा। कुछ दिनों तक तो साइकिल से वो उसको बड़ा लगाव था। वो साइकिल जब घर लेकर आता था तो उसको काफी पोंछ करके, साफ करके अपनी साइकिल को खड़ी करता था, और किसी को छूने नहीं देता था, और साइकिल को गिरने तक नहीं देता था, और संभाल करके चलाता था क्योंकि उसको साइकिल से काफी लगाव था। चीज़ें चीज़ें जब दिन पुराने होते चले गए, जब काफी दिन गुजर गया, साइकिल थोड़ी पुरानी होना शुरू हो गई, तो राम का जो साइकिल के प्रति लगाव था, जो प्यार था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्योंकि अब राम धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और उसके जो फ्रेंड थे जो साइकिल से पहले चला करते थे, वो बाइक से चलने लगे। अब उन्होंने बाइक्स ले ली थी। उनके सारे फ्रेंड्स ने अब बाइक्स ले लिया था, और वो बाइक से जाया करते थे। राम को बुरा लगने लगा कि उसके पास, वो आज भी साइकिल से चल रहा है, उसके फ्रेंड बाइक से चले। तो फिर राम ने उसी तरह की एक्टिंग करना शुरू किया, और वो वापस से घर गया, और इस बार काफी नाराज था। वो बात ही नहीं कर रहा था घर पे, ना खाने पीने, इन सब चीजों को छोड़ दिया। बोला कि तब तक हम खाना नहीं खाएंगे जब तक मेरी बाइक नहीं आ जाएगी। खैर, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों की जिद के आगे झुक जाते हैं, डर जाते हैं बच्चों से। तो राम की जिद को पूरा करने के लिए उसके फादर ने हामी भर दी, और उसके फादर ने जो है राम को बाइक दिला दी। जिस दिन राम के हाथ बाइक लगी, उसने साइकिल की जो इज्जत थी वो छोड़ दी। मतलब साइकिल की जो इज्जत करा करता था, कभी पोंछ करके रखा करता था, उसको गिरने नहीं देता था। अब साइकिल को ऐसे ही उठा करके फेंक दिया करता है, उसको इस्तेमाल भी नहीं करता। साइकिल एक कोने में बेचारी जा करके पड़ी हुई है, और बाइक उसके बगल में आकर के खड़ी होगी जहाँ कभी साइकिल खड़ी किया करती है, जो कि साइकिल को काफी देर से मुंह चिढ़ा रही होती है। साइकिल को काफी बुरा भी लग रहा होता है कि जो है मेरी आज वो इज्जत नहीं रहेगी जो इज्जत मेरी पहले थी। बट साइकिल ने ये बात लास्ट में जरूर बोला बाइक से कि तुम आज तो मुस्कुरा रहे हो, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हारा भी यही दिन आएगा, और तुम्हें भी इसी तरह से उठा करके फेंक दिया जाएगा। बाइक ने बोला कि मेरा दिन थोड़ी आएगा, मुझे तो हमेशा याद रखा जाएगा। खैर, साइकिल ने जो बात बोली वो कहीं गलत भी नहीं थी। कुछ दिनों तक बाइक से चलने के बाद राम ने देखा कि जो उसके फ्रेंड हैं वो अब कार से आने लगे थे। राम को फिर से अपनी इमेज कम लगने लगी, और राम ने अपने जाकर अपने फादर से वापस से बोला कि पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे की पढ़ाई करूं तो आपको मुझे कार दिलानी पड़ेगी। मेरे सारे के सारे फ्रेंड कार से आते हैं और मैं ही एक ऐसा हूँ जो बाइक से आता हूँ, मुझे कितना इंसल्ट फील होता है। खैर, राम के फादर वापस से झुक गए और उन्होंने बोला कि ठीक है,
अपने बेटे के आगे झुक गए और फिर से बोला कि ठीक है बेटा, तुम्हारी बात है, फिर से तुम्हारी एक ख्वाहिश को हम पूरा कर देते हैं। और उन्होंने अपने बेटे को कार दिला दी। अब जब कार दिला दी, क्योंकि आपको पता है कि आज का दौर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह लगी रहती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि राम कहीं भी अपनी कार को लेकर जाता तो वो ट्रैफिक में फंस जाता, जिससे वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता। तो एक दिन वो अपनी कार से जा ही रहा था और ट्रैफिक की वजह से वो सिग्नल ना मिलने की वजह से वो अपनी कार को क्रॉसिंग पर रुके हुए था। तभी ऊपर से देखता है कि एक हेलीकॉप्टर जा रही होती, और राम को लगता है कि काश उसके फादर उसको ये हेलीकॉप्टर दिला देते तो झंझट ही खत्म हो जाता रोड पे चलने का। और वो उड़ करके अब अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस पहुंचा करता, जिससे उसकी इमेज भी अच्छी हो जाया करती। इस बार राम ने फिर से अपने फादर से बोला, क्योंकि उसके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो बहुत ज़्यादा सैलरी तो नहीं पाते, एक नॉर्मल सी सैलरी पाया करते हैं। उनके फादर ने उसके आगे हाथ जोड़ा और बोला कि बेटा अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दिला पाऊंगा। खैर बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद राम के फादर ने अपनी ज़मीन बेच करके उसको हेलीकॉप्टर दिला दी। अब हेलीकॉप्टर तक बात रुकी रहती तो सब कुछ अच्छा था, सारी चीज़ें शुरुआत में बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर छोटी, इसमें एक दो तीन लोगों से ज़्यादा कोई नहीं आ पाता। तो राम के फ्रेंड सर्कल काफ़ी ज़्यादा हो गए, जिस वजह से राम के बहुत सारे दोस्त राम से नाराज़ रहने लगे कि वो उनको हेलीकॉप्टर से नहीं ले जाया करता। तो राम एक दिन हेलीकॉप्टर से जा ही रहा था कि देखा कि उसके बगल से एक एरोप्लेन गुजरता है, जिसमें काफ़ी लोग बैठे हैं। तो राम ने जा करके अपने फादर से एरोप्लेन की जिद करना शुरू कर दी कि पापा मुझे एरोप्लेन चाहिए, क्या है कैसे भी। अब इस बार उसके फादर के पास ऐसा कुछ नहीं है सोर्स कि वो अपने बेटे एरोप्लेन दिला पाए। उन्होंने सीधे डायरेक्टली अपने बेटे को मना कर दिया कि तुम्हें कितना भी नाराज होना हो, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम तुमको एरोप्लेन नहीं दिला पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रिसोर्सेज हैं, राम अपने फादर को एज अ रिसोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। और आप देख रहे हो कि राम जैसे जैसे अपनी एक जरूरत को पूरी कर रहा है, उसके आगे उसकी दूसरी जरूरत खड़ी है। मतलब वो पहली जरूरत को पूरी कर रहा है, फिर दूसरी जरूरत उसके दरवाजे पर खड़ी है। यानी पहले उसकी जरूरत, पहले वो पैदल चलता था तो उसकी रिक्वायरमेंट साइकिल की पूरी हुई, साइकिल तक वो खुशी था कि कुछ दिनों के बाद उसकी जरूरत मोटरसाइकिल यानी बाइक की हो गई। बाइक के बाद वो शिफ्ट हो गया कार पर, कार के बाद वो शिफ्ट हो गया हेलीकॉप्टर पर, हेलीकॉप्टर के बाद एरोप्लेन पर। ऐसा थोड़ी कि एरोप्लेन वो ले लेगा तो उसके बाद सारी ख्वाहिशें पूरी जाएगी, वो कुछ और डिमांड करेगा। जिससे क्या लगता है, इससे ये पता चलता है कि जो इंसान की जरूरतें होती हैं वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड। बट उन जरूरतों को जो पूरा करने वाला रिसोर्स होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। मतलब रिसोर्सेज एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे ना, हमेशा तो नहीं रहेंगे। पैसा है, एक रिसोर्स है, वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी इकोनॉमिक में एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम किस चीज़ की है, देखिए, चॉइस की। अब जैसे लकड़ी है, पेड़ हम काटते हैं, पेड़ की जो लकड़ी होती है, अब ये बताइए पेड़ की जो लकड़ी है वो अनलिमिटेड है। अगर हम पेड़ काटेंगे तो उसमें से अनलिमिटेड लकड़ी निकलेगी, लिमिटेड लकड़ी निकलेगी। अब पेड़ का इस्तेमाल क्या है, यूज उसकी लकड़ी का खाना बनाने में है। बहुत सारे लोग पेड़ की लकड़ी का जला करके खाना घर में बना रहे हैं। दरवाजा बनाने में है, हम लोग अपने घर के खिड़की दरवाजे भी तो लकड़ी से ही बनवाते हैं। और हम घर के फर्नीचर भी तो बनवाते हैं। यस सर। कुछ लोग तो पूरा पूरा घर ही लकड़ी का बनवाते हैं। तो एक यूज है कि ढेर सारा यूज है, बहुत यूज है, बहुत यूज है। लेकिन लकड़ी, लकड़ी तो लिमिटेड है। लिमिटेड है। तो अब हमें इस लिमिटेड लकड़ी से क्या करना पड़ेगा, अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। सारी तो नहीं कर सकते ना, नो सर, कुछ ही कर पाएंगे। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चॉइस, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मेरी कौन सी जरूरत इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हम उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब मीनिंग समझ में ज्यादा आएगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम चॉइस क्यों करने लगे, क्योंकि मेरे पास जो चीजें हैं जिनसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं वो लिमिटेड हैं। हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो मॉल्स वगैरह में क्या हम अनलिमिटेड चीजें खरीद लेते हैं, नहीं, जितना मेरे पास पैसा होता है हम उतने ही रुपए की चीजें खरीद पाते हैं, उससे ज्यादा की नहीं। इसका मतलब पैसा जो है वो हमारा लिमिटेड नेचर का है। बट हमारी जो, ऐसा क्या हम नहीं चाहते कि हम सारी चीजें खरीद लें मॉल्स में, चाहते तो हम सारी चीजें खरीदना है।
बट हम सारी चीजें क्यों नहीं खरीद पाते? क्योंकि जो हमारी जरूरतें होती हैं वो अनलिमिटेड है। ऐसा थोड़ी है कि हम एक जरूरत पूरी करेंगे तो बस कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग बचपन से हम लोग जिद करते हैं, याद होगा आप लोग को भी, आप अपने बचपन में अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि हमको ये चीज़ दिला दीजिए, हम दोबारा आप कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप ले लेते हैं, वो चीज़ आपके पास आ जाती है, तो आप कुछ दिनों तक तो उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, उसको कायदे से रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, और एक समय के बाद क्या करते हैं, उसको उठा कर भी फेंकने लगते हैं। उसकी वैल्यू कम हो जाती है कि नहीं हो जाती? Yes, sir. वैल्यू कम कब होने लगती है? जब हम दूसरी जरूरत की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब तक साइकिल है और हम साइकिल की अहमियत समझते हैं, तब तक हम साइकिल की खूब इज्जत करेंगे। जब हम बाइक की अहमियत समझने लगेंगे तो हम साइकिल की इज्जत कम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक में प्रॉब्लम है। चॉइस करना ही पड़ेगा हमको। हम चॉइस कब नहीं करेंगे? जब मेरे पास कितना पैसा हो, अनलिमिटेड अमाउंट मनी हो, कि बस हम मॉल में जाएं और हम जिस चीज़ पे हाथ रखें हम वो चीज़ खरीद पाएं। जब हमारे पास अनलिमिटेड मनी होगी तो हम क्या सिलेक्शन करेंगे? जो मेरा मन करेगा हम वो खरीद All पाएंगे। agree. तो मतलब समझना है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? Yes. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस Choice. मेकिंग अराइजिंग आउट ऑफ लिमिटेड मीन्स एंड Limited means on unlimited one. अनलिमिटेड वांट्स। अब यहाँ पे आना, कॉजेस, रीजंस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज और उसके रीजन क्या है? पहला कॉजेज तो आपको ढूंढना नहीं है, आपकी डेफिनेशन में ही है। क्या है पहला कॉजेज? Lim- लिमिटेड means मीन्स। दूसरा कॉजेज अनलिमिटेड want. वांट्स, और तीसरा means having अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव समझते हैं? ढेर सारा। मीन्स मतलब जानते ही होंगे, रिसोर्सेज। और अल्टरनेट का मतलब होता है मेनी। जैसे हमने ये समझाया आपको कि एक रिसोर्सेज है, उसके कितने यूज हैं? मेनी, ढेर सारे इस्तेमाल है, लकड़ी का ढेर सारा इस्तेमाल है। तो ये तीन रीजन है जिनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। पहला रीजन क्या है? लिमिटेड मीन्स। लिमिटेड मीन्स का मतलब हुआ लिमिटेड रिसोर्सेज। मीन्स द रिसोर्सेज विच सेटिस्फाई द ह्यूमन अनलिमिटेड वांट इज लिमिटेड इन नेचर। यानी कि जो रिसोर्सेज हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं वो लिमिटेड नेचर के हैं, और उनकी वजह से उनके थ्रू हम अपनी कौन सी जरूरत पूरा करते हैं? हम उनके थ्रू अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं। तो ये क्या पॉसिबल है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड वांट्स पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मीन्स, लिमिटेड मीन्स का मतलब क्या हुआ? एज वी नो दैट human wants are unlimited, that is never ending, so satisfaction of particular wants give rise to another want। अब ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड नेचर का है, बट हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड नेचर की है, और हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा नहीं कर सकते। सेकेंड रीजन क्या दिया गया? अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दैट इज नेवर एंडिंग, सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट्स गिव अराइज टू अनदर वांट्स। कहते हैं कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड नेचर की है, और हम एक वांट्स को अगर पूरा करते हैं तो वो हमारी दूसरी वांट्स को तैयार कर देती है। साइकिल की जरूरत पूरा किया तो बाइक, बाइक की पूरा किया तो कार, कार की पूरा किया तो हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर की पूरा किया तो एरोप्लेन। यानी हमारी ज़रूरतें कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। इस वजह से हम अपनी ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते। और तीसरा क्या है? एक तो हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड, और दूसरी तरफ से उनका इस्तेमाल कितना है? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब मेनी। एक तो लकड़ी लिमिटेड नेचर की है और उस पर से उसका इस्तेमाल ढेर सारा है। तो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे सिलेक्शन करें कि हम इस लकड़ी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करें, क्योंकि उसका यूज़ तो बहुत सारा है। तो हम इसको कौन से यूज़ में लेंगे, ये चीज़ समझने वाली है। मतलब समझाया? मतलब समझ में आया? Yes, sir.
इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। कहाँ से निकल कर आती है ये प्रॉब्लम? लिमिटेड मीन्स और अनलिमिटेड वांट्स। और तीसरा रीजन क्या बताया? मीन्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। तो हम बता सकते हैं कि द रिसोर्सेज विच सेटिस्फाई ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स आर लिमिटेड इन नेचर बट इट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। वो रिसोर्सेज जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वो लिमिटेड नेचर के होते हैं और उसके यूज अल्टरनेट हैं, ढेर सारे हैं। विच क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल वुड इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कुकिंग फूड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नीचर, डोर, विंडोज एक्सेट्रा। लकड़ी के कई सारे इस्तेमाल हैं और लकड़ी क्या है? लिमिटेड नेचर की है। लकड़ी है लिमिटेड नेचर की बट उसका इस्तेमाल ढेर सारा है जिस वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लियर? यस सर। तो क्या आपने जाना? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ इट इज अराइज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है और ये कैसे अराइज करती है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। 1 नंबर मीनिंग के लिए और 3 नंबर ये पॉइंट्स के लिए। एक पॉइंट एक्सप्लेन करने पे 1 नंबर मिलेगा आपको, हेडिंग पे आधा नंबर और एक्सप्लेन करने पे 1 नंबर। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ इट इज अराइज। तो मेरा जवाब क्या होगा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइजिंग आउट ऑफ लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। wants. फिर पूछेगा हाउ इट इज अराइज, तो हम बोलेंगे इट इज अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। रीजन नंबर 1, लिमिटेड means the resources which satisfy the human unlimited wants are limited in nature. Second है unlimited wants. Human wants are unlimited, that is never ending, and satisfaction of a particular wants give rise to another wants. Human wants हमारी unlimited nature की होती है यानी never ending nature की होती है और हम एक जरूरत को पूरा करते हैं तो हमारी दूसरी जरूरत खड़ी रहती है। और तीसरा पॉइंट क्या है? means having alternative uses, means the resources which satisfy the human unlimited wants are limited in nature but it have alternative uses. For example, wood is limited in nature but it have many uses, like wood is used for fuel for cooking food, यानी हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के लिए करते हैं यानी सामान को जो है खाना वाना बनाने के लिए। सेकेंडली, लकड़ी का इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने के लिए। लकड़ी का इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नीचर। लकड़ी का इस्तेमाल होता है डोर बनाने के लिए। लकड़ी का इस्तेमाल होता है विंडो बनाने के लिए। तो मीन्स इट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर है? बताएं कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। बाकी लोगों को कोई दिक्कत आया? तुम्हें कोई दिक्कत आ रही? अनलिमिटेड वांट्स फिर से बता दीजिए एक बार। अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दैट इज नेवर एंडिंग। बताना है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है यानी नेवर एंडिंग होती है। फिर आगे लिखते हैं हम लोग, सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट्स गिव अराइज टू अनदर वांट्स। मतलब हम अपनी एक जरूरत को जब पूरा करते हैं तो उससे हमारी दूसरी जरूरत खड़ी रहती है। क्लियर? यस। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड नेचर की होती है यानी कि हमारी और तुम्हारी जरूरतें अनलिमिटेड नेचर की ज्यादा है, बहुत इतनी है कि मतलब कभी खत्म नहीं होने हम वाली, लोग कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, कभी खत्म ही नहीं होने वाली। अगर हम अपनी जैसे कि मोबाइल फोन की बात करें तो अभी इस समय जो लेटेस्ट में मोबाइल फोन चल रहा होगा और हमारी जो डिमांड होगी हम उस मोबाइल फोन को लेकर के बड़े खुश तो हो जाएंगे लेकिन वो हमेशा नहीं खुश रहेंगे। एक समय के बाद ना मेरा एक समय के बाद नए फोन पे मतलब हमारा मन भर जाएगा। एक समय के बाद मेरा मन भर जाएगा। जैसे इस बच्चे का बार बार मन भर जा रहा है कि साइकिल लिया तो साइकिल, जब तक वो चीज़ नहीं है तब तक तो उसकी ज़रूरत है बट वो चीज़ के आने के बाद उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर हम दूसरी तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, जब हमको ये चाहिए, अब हमको ये चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अपनी ज़रूरतों को शिफ्ट करते रहते हैं। इसीलिए बोला गया कि कोई भी एक नेचुरल पर्सन कोई भी होगा जो एक, जिसको इकोनॉमिक्स में एक ह्यूमन बोला गया। अब कोई ऐसा इंसान है जिसकी कभी ज़रूरत होती ही नहीं, जो ज़िंदगी से एकदम मर चुका है, जो ज़िंदगी से एकदम परेशान हो चुका है, जो ज़िंदगी के बारे में सोचता नहीं, उसके लिए नहीं है ना इकोनॉमिक्स। उनके लिए
जो रैशनल नेचर के होते हैं, जो वाकई में एक इंसान होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इंसान होगा नॉर्मल इंसान तो उसकी ज़रूरतें अनलिमिटेड होंगी ही होंगी, लिमिटेड तो हो ही नहीं सकती। क्लियर है? Yes, sir. तो ये टॉपिक है। इसको क्लियर कर लीजिए, इसको नोट कर लिया है बाकी लोगों ने? बाकी इसकी नोट्स देंगे हम आपको, अभी तो शॉर्ट में समझा रहे हैं, जब नोट्स देंगे तो उससे और पढ़ेंगे। आप फिलहाल तो अभी आप खाली इसको पढ़िए कि क्या क्या बता रहे हैं, कंसेप्ट क्या क्या है। तो एग्जाम में आने वाले मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों ही जब आपका यूनिट टेस्ट फर्स्ट होगा तो उसमें आने के चांसेस उसके सबसे ज़्यादा है। पहला टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, डेट इज डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। और आज हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और ये कैसे अराइज करती हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोगों ने जाना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है चॉइस की, सिलेक्शन की, और कैसे अराइज होती है, अनलिमिटेड मीन्स और अनलिमिटेड वांट से। और 3 रीजन उसके बताए गए हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स, और तीसरा मीन्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए, और बाकी की फिर क्लासेस हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी टॉपिक हम लोगों का आगे का होगा, आपको अभी आगे का शीट प्रोवाइड करेंगे, मतलब अभी आपको शीट दे दिया जाएगा, उस शीट को आप आगे के, जैसे आपने कल लगाकर हमको सबमिट किया था वैसे ही आप आज इसको भी सबमिट करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए फिलहाल इतना करिए, ताकि धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू करें और अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहें, ताकि जब जुलाई और अगस्त में क्लासेस वापस से ऑफलाइन स्टार्ट हो तो हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके रहें। ठीक है? यस सर। चलिए फिर ठीक है, आज क्लासेस को यहीं ख़त्म करते हैं। हेलो सर। थैंक यू। हाँ बताएं। सर वो हम कह रहे थे कि सर हमने भी तो एकेडमी पे सर आंसर शीट भेजा था अपना, तो सर मेरा क्यों नहीं शो कर रहा था? किस तुम्हारा सर कल 12 बजे से पहले ही भेजना है सर ना। हमने कल 9:20 पे ही भेज दिए थे सर। 1 बजे तक का टाइम दिया था हमने। चलिए सर सर ठीक है। तो कल हम रात में ही भेज दिए थे सर। तुमने भेज दिया था ना, अभी हम देख ले रहे हैं। तुम्हारा सबमिट नहीं हुआ होगा, तभी सबमिट होता तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। सर मेरा भी देख लीजिएगा सर, व्हाट्सएप पे भेजे। सबमिट आंसर लिखा हुआ था तो हमने क्लिक किया तो उसमें इमेज आ रहा था, तो हमने अपने फोटो इमेज जो थी वो सिलेक्ट हमने वो करके सेंड भेजा किया होगा। था सर। सिर्फ विवेक का हुआ है और रोशन का और एकता का, बाकी लोगों का तो इसमें नहीं अपडेट हुआ है अभी तक, आया तो नहीं। कुछ नेटवर्क का इशू रहा होगा, फिलहाल कर लेना उसको, तो फिर यहाँ से सबमिट होगा, तुम्हारे पास रिपोर्ट भी पहुँच जाएगी, बाकी लोगों के पास पहुँच गई होगी। इसमें था तुम्हारे सर पास किस पे आएगा सर, है ना एकेडमी पे ही आएगा इसी पे ही रिपोर्ट? आएगा। क्या इसी पे चीज? आना चाहिए। इसी पे सर होमवर्क आएगा ना वर्कशीट। हाँ हाँ, जैसे कल आई थी। ठीक है। सर उस पे, आज भी देंगे क्या? हाँ हाँ, आज आगे का ना, अब तो डेली आपको मिलेगा ना, जैसे आज का जो पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड होमवर्क तो डेली आपको करना है, तभी तो प्रैक्टिस होगी। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा। कल हम लोगों ने किया था ना वर्कशीट 1, आज हम लोग करेंगे यस सर। वर्कशीट 2। चैप्टर वाइज ये वर्कशीट है ना, ये आपके काम आएगी, तो इसको आप जैसे वर्कशीट कभी आपको रिवाइज करना है तो वर्कशीट देख लिया, उसके रिलेटेड क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, तो तब हम उस पे भी भेज देंगे, तब उस पे भी भेज देंगे व्हाट्सएप पे। चलो तब व्हाट्सएप पे भेज देना, एक बार उस पर सबमिट कर लेना। उससे फायदा ये हो जाता है कि हम ऐप, अब वैसे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं, पता नहीं बहुत सारा मैसेज हो जाता है ना, तो फिर हम भूल मिस कर जाते हैं। इस पे रहता है तो ओपन करके डायरेक्ट सबका नाम आ जाता है, तो हम आराम से देख लेते हैं। पहले इस पे ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो फिर फाइनली इस पे करना। ठीक है, यस। चलिए ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।